तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। तो पहला ही प्रश्न क्या है, सत्य अथवा असत्य हमको बताना है। तो ये पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या की क्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए होती है कि नहीं। देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, मैंने आपको क्या बताया था कि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या हाँ प्राकृतिक संख्या, ठीक है। फिर इसके बाद आपका पूर्ण संख्या, फिर इसके बाद आपका पूर्णांक और फिर परिमेय और अपरिमेय। ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, ठीक है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। यानी कि प्राकृतिक संख्या भी एक वास्तविक संख्या है, पूर्ण संख्या भी एक वास्तविक संख्या है, पूर्णांक भी एक वास्तविक संख्या है, परिमेय भी एक वास्तविक संख्या है और अपरिमेय भी एक वास्तविक संख्या है। तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ठीक है, हाँ, अपरिमेय भी एक वास्तविक संख्या होती है। इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा आपका सत्य। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा स्टेटमेंट या कथन क्या है, आइए देखते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, असत्य होगा। इसका उत्तर क्या होगा, असत्य होगा। चलिए अब देखते हैं कि असत्य क्यों होगा। तो क्या है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, तो चलिए एक संख्या रेखा बना करके ही देख लेते हैं जहां ये 0 होता है और ये आपका 1 2 3, ठीक है, और इधर क्या होता है √1 √2 और ये -1 -2 -3, यानी कि ऋण 1 ऋण 2 और ऋण 3, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु क्या √m के रूप का होता है। तो चलिए इसको अगर करें तो हाँ ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। इसका मतलब कि चलो इसके लिए तो ठीक है, लेकिन जब मैं इसको अंडर रूट में करता हूँ इस संख्या को, तो ये ऐसा संख्या वास्तविक संख्या में नहीं आता है, ये वास्तविक संख्या है ही नहीं। ऐसा करना संभव नहीं है। किसी भी ऋणात्मक अंक का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता या नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये उत्तर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। प्रत्येक बिंदु जो होता है वो √m के रूप में नहीं होता है। इनका तो हो सकता है, लेकिन इधर वाले जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उसको √ के रूप में नहीं लिखा जा सकता या नहीं होता है। आइए तीसरे कथन पर विचार करते हैं। क्या कहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए इसका उत्तर हो गया असत्य। ऐसा क्यों होगा, ये देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो मैंने बताया था कि वास्तविक संख्या यानी कि जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, फिर होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, और फिर आपका ये इंटीजर यानी कि पूर्णांक, और रियल नंबर यानी कि ये आपका रेशनल नंबर और आपका इरेशनल। इन सभी के समूह को ही क्या कहा जाता है, कलेक्शन ऑफ ऑल दीज आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है दोस्तों, यानी कि वास्तविक संख्या कहलाता है।
तो अब देखिए कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। गलत। कभी भी अपरिमेय संख्या ही केवल वास्तविक संख्या नहीं कहलाती है, बल्कि रेशनल और ये आपका था इंटीजर यानी कि पूर्णांक, और होल नंबर यानी पूर्ण, और नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, इन सभी के समूह यानी कलेक्शन को ही क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। न सिर्फ कि केवल अपरिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या होती है। तो इस तरीके से ये भी कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, उसको समझने का कोशिश करते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होती है। तो चलिए समझते हैं कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो धनात्मक पूर्णांक आखिर क्या होते हैं? आइए देख लेते हैं जल्दी से। जो जीरो के इधर दाएं साइड में, ठीक है, दाएं साइड में जितने भी अंक होते हैं वो सब क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जैसे 1, 2, 3 और 4 और इस तरीके से। तो चलिए इसी का एग्जाम्पल लेके हम समझने का कोशिश करते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो चलिए देखते हैं। पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। √2 किया तो ठीक है, चलिए ये अपरिमेय है, अपरिमेय हो गया, ठीक है। अब हम चलिए 4 का लेते हैं, 4 का √4, ठीक है। √4 का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। √4 का वैल्यू 2 होता है, ये आपको निकालने आता होगा। तो इसका वैल्यू कितना होता है? 2 होता है, जो कि क्या है? एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है? एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो इससे ये पता चल जाता है कि हर धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है, बल्कि क्या हो सकता है? एक परिमेय भी हो सकता है। तो कह रहा है यदि नहीं है तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो लीजिए उदाहरण, आपको ये वाला मिल भी गया और ये क्वेश्चन भी हल हो गया। तो समझ में आ गया कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, बल्कि परिमेय भी होते हैं। कुछ अपरिमेय होंगे और कुछ परिमेय होंगे। जैसे कि ये आपका देखिए अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, लेकिन जब मैंने इसको अंडर रूट में लाया तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। इस तरह √5 को करेंगे तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √6 भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और इस तरीके से अगर 9 को करेंगे तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ये तीसरा प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है? √5 को यानी करड़ी में 5 को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो हमको पता है ये √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और हमको पता है कि किसी भी पूर्णांक को या परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर आसानी से दिखाया जा सकता है, जो आप 8वीं कक्षा में या 8वीं कक्षा में पढ़ चुके होंगे। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि किसी भी अपरिमेय संख्या को कैसे संख्या रेखा पर दिखाया जाता है। हालांकि बिल्कुल पहला ही वीडियो में मैंने इसके बारे में बता दिया है, आप जाके उसको देख सकते हैं। और चलिए देखते हैं कि कैसे किया जाता है। इसको करने से पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय जानना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? ये बिल्कुल ही 90 डिग्री कोण पे लगता है। इसको आपको कर्ण बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? आधार बोला जाता है, और ये हो जाता है आपका लंब। तो पाइथागोरस ने क्या बताया था कि कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, यही उन्होंने बताया था। तो इसी की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए
√5, √5 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए √5 है, क्या हम इसको 2 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी कि 4 और 1 मिला के करड़ी के अंदर 5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो क्या हमको मिल गया √5 का होल स्क्वायर। और देखिए किसी भी चीज़ का वर्ग किया जाता है तो ये पूरा करड़ी हट जाता है, चाहे मैं इसमें भी अगर करते तो ये पूरा करड़ी हट जाता, या हटा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको हटा दिया तो हमको क्या मिल गया 2 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, आपका कर्ण है, ठीक है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर में आधार या लंब कुछ भी ले सकते हैं, पहले चलिए आधार लेते हैं, तो आधार का स्क्वायर और ये क्या हो गया आपका लंब का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो गया। अब आप इससे तुलना करेंगे तो कर्ण बराबर में क्या है 5 है, यहाँ पे कर्ण क्या है के, चलिए ले लेते हैं के से कर्ण, तो कर्ण कितना है 5, ठीक है, आधार कितना है, कर्ण कितना है √5, आधार कितना है आपका, आधार को ए ले लेते हैं, आधार कितना है आपका 2 और लंब कितना है आपका, लंब आपका है 1, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आधार कितना है 2 और लंब कितना है 1। तो चलिए अब हम √5 को संख्या रेखा पर दिखाते हैं। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, एक पहले रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। अब किसी भी, चलिए यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, इसको क्या ले लिया 0 ले लिया। अब हमको क्या करना है कि 2 यूनिट, यहाँ से 2 यूनिट आगे की तरफ जाना है। तो चलिए 2 यूनिट आगे बढ़ गए, ठीक है, 2 यूनिट हम क्या बढ़ गए, आगे बढ़ गए। अब देखिए 1 यूनिट, ये क्या है लंब है, 1 यूनिट ऊपर की तरफ जाना है, यानी आधार 2, आधार 2, आधार कितना हो गया 2 हो गया। अब हम 1 यूनिट ऊपर की तरफ जाएंगे, ये हमारा 90 डिग्री का वो रहेगा, ठीक है। तो अब 1 यूनिट कितना जाएंगे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो 1 यूनिट हम चलिए यहाँ पे आ गए ऊपर की तरफ। अब हम क्या करेंगे, इसको इस पॉइंट को इससे मिला देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये अब इसको आप B ले लीजिए या जो भी मर्जी वो लेना है, और इसको A ले लीजिए, ठीक है। तो यही जो लाइन होगी, ये क्या है आपका √5, लेकिन हमको यहाँ पे नहीं दिखाना है, हमको तो संख्या रेखा पर दिखाना है, संख्या रेखा नीचे है, यहाँ पर तो है नहीं। तो अब आपको क्या करना है कि गोला प्रकार या कॉम्पास से आपको जो ये गोला प्रकार का नुकीला वाला जो हिस्सा रहता है यहाँ रखना है, और पेंसिल का हिस्सा यहाँ रखना है, पेंसिल का हिस्सा क्या रखना है यहाँ रखना है, यानी कि OB को रेडियस मान करके यहाँ से एक चाप लगाएंगे, जो यहाँ कहीं काटेगा। जब आप काटेंगे तो पता चल जाएगा, मान लो इसको आप D ले लो, ठीक है। तो यही जो पॉइंट है, यही हमारा क्या है √5, यानी कि संख्या रेखा पर करड़ी में 5 कहाँ है, यहाँ है। दोस्तों चौथा जो प्रश्न है वो आपके लिए है और क्रियाकलाप के रूप में है, जिसको आपको ही करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर, ये जो एक्सरसाइज या अभ्यास है वो समाप्त होता है। लेकिन फिर भी अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको ये दोबारा ये प्रश्न यहाँ पर हल करा दूँगा। इस तरीके से आज का जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।